नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 आ गया है, जो 1 जनवरी 2023 से लेके 7 फरवरी 2024 तक का अपडेट है। आज का वीडियो में हम लेकर आए हैं 1 फरवरी 2024 में पेश किया गया अंतरिम बजट 2024-25 का प्रमुख पॉइंट और उससे जुड़े प्रमुख MCQ प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमुख पॉइंट से, अंतरिम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में 1 फरवरी 2024 को पेश किया। 1 फरवरी 2024 को पेश किया अंतरिम बजट 2024-25। हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए 4 प्रमुख वर्गों यानी गरीब, युवा, अन्नदाता जिसे किसान कहते हैं एवं महिलाओं को ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस है। कौन कौन सा है? गरीब कल्याण, देश का कल्याण, अमृत पीढ़ी, युवा का सशक्तिकरण, किसान यानी अन्नदाता का कल्याण, नारी शक्ति का समय। गरीब कल्याण, देश का कल्याण में क्या क्या हो रहा है? तो सबका साथ, सबका विकास मंत्र से पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर लाने में मदद की है। कितने? 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर लाने में मदद की है। PM जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण करने से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। डायरेक्ट जो खाते में स्थानांतरण हुआ है उससे 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। PM स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता, 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। PM जन मन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों PVTG के विकास पर जोर दिया गया है। PM विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद किया गया है। दूसरा है अमृत पीढ़ी, युवाओं का सशक्तिकरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से परिवर्तनकारी सुधार लाए जा रहे हैं। उदयमान भारत के लिए PM स्कूल, PM श्री में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है और बच्चों का समग्र और चहुमुखी विकास किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन के तहत अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। 54 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन किया गया है तथा उन्हें दूसरे हुनर से कुशल बनाया गया है। पिछले 10 वर्षों में 3000 नई ITI स्थापित की गई। कितनी? 3000 नई ITI स्थापित की गई। उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में नए संस्थानों के अंतर्गत 07 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं उच्चतर शिक्षा के लिए। PM मुद्रा योजना के अंतर्गत हमारे युवाओं की उद्यमिता से जुड़ी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 22.5 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के कुल 43 करोड़ ऋण मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा निधियों की निधि, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी जैसी योजनाओं से भी हमारे युवा वर्ग को सहायता प्रदान की जा रही है। वो भी रोजगारदाता बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? रोजगारदाता बन रहे हैं। हमारे देश खेलों में हमारे युवाओं द्वारा हासिल उपलब्धियों से गौरवान्वित हो रहा है। वर्ष 2023 में हमारे खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में अब तक की सबसे अधिक संख्या में पदक जीते हैं, जो बढ़े हुए आत्मविश्वास को दर्शाता है। शतरंज में विभूति और हमारे नंबर 1 रैंक के खिलाड़ी प्रज्ञानंदा ने 2023 में वर्तमान शतरंज वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन की कड़ी टक्कर दी है। आज भारत में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंड मास्टर है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी रोजगार की चर्चा नहीं की है निर्मला सीतारमण ने। अन्नदाता किसान के कल्याण के लिए क्या बोले कि PM किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। PM फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई। इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग नाम के तहत 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया। नारी शक्ति को प्रोत्साहन देने में क्या गया? महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में महिलाओं को नामांकन 28% तक बढ़ा है। STEM पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का 43% नामांकन, जो दुनिया में सबसे अधिक है। PM आवास योजना के तहत 70% मकान गरीब महिलाओं को दिए गए हैं। 70% मकान। ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बनाने, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। कुल 47.66 लाख करोड़ 47,65,768 करोड़ का बजट पेश हुआ है।
कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है 47,65,768 करोड़ रुपया, जिसमें राजस्व प्राप्तियां होगी 30,01,275 करोड़ रुपया और पूंजीगत प्राप्तियां होगा 17,64,494 करोड़ रुपया। कुल खर्च होने का अनुमान है 47,65,768 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च होगा 36,54,357 करोड़, पूंजीगत खर्च होगा 11,11,111 करोड़। आइए विभिन्न घाटा देख लेते हैं। विभिन्न राजकोषीय घाटा 2023-24 का संशोधित अनुमान था जीडीपी का 5.8%, जो कुल कितना हो जाता है 17,34,773 करोड़ रुपया। 2024-25 का बजट अनुमान का जीडीपी का 5.1% होगा राजकोषीय घाटा, कुल कितना हो जाएगा 16,85,495 करोड़ रुपया। ये पॉइंट ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। राजस्व घाटा जीडीपी का 2.8%, कुल 8,40,527 करोड़ रुपया। 2024-25 का बजट अनुमान है जीडीपी का 2.0%, कुल 6,53,383 करोड़ रुपया। प्रभावी राजस्व घाटा की हम बात करते हैं तो 2023-24 का संशोधित अनुमान जीडीपी का 1.8%, कुल 5,19,337 करोड़ रुपया। 2024-25 का बजट अनुमान है जीडीपी का 0.8%, कुल 2,67,801 करोड़ रुपया। प्राथमिक घाटा की बात करें तो जीडीपी का 2.3% 2023-24 का संशोधित अनुमान है, कुल 6,79,346 करोड़ और 2024-25 का बजट अनुमान है जीडीपी का 1.5%, कुल 4,95,054 करोड़ रुपया। आइए नोट में देखते हैं कि सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,85,494 करोड़ 16.85 लाख करोड़ लगाया गया है, अर्थात इस बार सरकार को 16.85 लाख करोड़ रुपया उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं केंद्रीय राजस्व एवं व्यय से में जो रुपया आता कहाँ से। उधार एवं अन्य देयताएँ से है 28 पैसे आते हैं, जो सबसे ज़्यादा आते हैं। आयकर से 19% आते हैं, जीएसटी और अन्य कर से 18 पैसे आते हैं, निगम कर से 17 पैसे और कर विभिन्न प्राप्तियां से 7 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसे, सीमा शुल्क से 4 पैसे और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां से कितने आते हैं 1 पैसे आते हैं। लेकिन रुपया जाता कहाँ है तो ब्याज अदायगी में चला जाता है 20%, यानी 20 पैसे, और कर और शुल्कों से राज्यों का हिस्सा कितना 20 पैसे। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं में 16 पैसे चल जाते हैं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं में 16 पैसे और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं में 8 पैसे। वित्त आयोग द्वारा अन्य अंतरण 8 पैसे। रक्षा में कितने खर्च हो रहे हैं तो 8 पैसे। आर्थिक सहायता में 6 पैसे। पेंशन में कितने हो रहे हैं 4 पैसे और अन्य व्यय जो है उसमें 9% खर्च हो रहे हैं। बजट 2023-24-25 का शीर्ष 3 मद कौन कौन है बजट 2024-25 का, तो रुपया कहाँ से आता है शीर्ष 3 में है उधार और अन्य देय से 28%, आयकर से 19% आता है और माल और सेवा कर से 18%। जाता कहाँ है 3 शीर्ष में तो ब्याज अदायगी में 20%, कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20% और केंद्रीय क्षेत्र की योजना में जाता है 16%। वर्तमान सरकार 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने अमृतकाल के लिए विभिन्न रणनीति अपनाई है। कौन कौन आया है एक एक कर देखते हैं। समावेशी और समपोषणीय विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी एवं उत्पादकता में सुधार लाएगी। सभी के लिए अवसर उत्पन्न करेगी, उन्हें अपनी क्षमताएं बढ़ाने में मदद करेगी। निवेश बढ़ाने तथा अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को उत्पन्न करने में योगदान करेगी। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत के अनुसरण में सरकार सुधार करेगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए समय पर पर्याप्त वित्तीय साधन, सुसंगत प्रौद्योगिकियां और उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। हमारी सरकारें पंचामृत लक्ष्यों के अनुरूप सतत आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए काम करेगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर ब्लॉकों के त्वरित विकास में राज्यों को सहायता देने के लिए सरकार प्रयासरत है। पूर्वी क्षेत्र का विकास के लिए सरकार विशेष ध्यान देगी। क्या क्या योजना चलाया जा रहा है तो पीएम आवास योजना ग्रामीणों के लिए,
कोविड संबंधित चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ मकानों को लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा। 3 करोड़ मकानों के लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा। सरकार मध्यम वर्ग के लिए भी आवास बनाने में सहायता करने हेतु योजना शुरू करेगी। छत पर सौर प्रणाली लगाना है, रूफटॉप सोलराइजेशन और निःशुल्क बिजली। छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। कितने? 300 यूनिट तक हर महीने। और कितने परिवार को लगेगा? 1 करोड़ परिवार का। इससे हर एक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होने का अनुमान है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार का क्या फोकस है? सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु के बालिकाओं के टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। कितने? 9 से 14 वर्ष की आयु की 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं को टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और विकास के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया नया यूबीन प्लेटफॉर्म पूरे देश में तेजी से आरंभ किया जाएगा। यूबीन प्लेटफॉर्म। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और रोजगार के 10 लाख अवसरों को सृजन हुआ है। कितने? 10 लाख अवसरों को। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण योजना से 2.4 लाख स्व सहायता समूहों SHG और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद मिली है। नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाए जाने के बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो DAP का प्रयोग किया जाएगा। वर्ष 2022 में घोषित आत्मनिर्भर तिलहन अभियान पहल से आगे बढ़ते हुए सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनों के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। डेयरी किसानों की सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा क्योंकि भारत में दुधारू पशुओं की दूध उत्पादन कम है। अलग मत्स्य पालन विभाग की स्थापना के परिणाम स्वरूप इनलैंड और जल कृषि उत्पादन दुगना हो गया है। वर्ष 2013-14 से सी फूड का निर्यात भी दुगना हो गया है। 5 एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना की जाएगी। कितना? एक्वा पार्कों की स्थापना 5। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके निम्न उद्देश्य हैं। जल कृषि उत्पादकता के प्रति हेक्टेयर मौजूदा 3 टन से बढ़ाकर 5 टन करना, निर्यात को दुगना बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक पहुंचना और निकट भविष्य में रोजगार के 55 लाख अवसरों को सृजन करना। इसके बाद इस पे आधारित कुछ MCQ भी देखेंगे जिससे सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होएगा और आने वाले एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछाया जाएगा लगभग सही टिक हो जाएगा। आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार होगा। 50 वर्षीय ब्याज ऋण मुक्त के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। लखपति दीदी 9 करोड़ महिलाओं को 83 लाख स्व सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। इनकी सफलता से अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। अब संरचना विकास। पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय के परिव्यय में 3 गुना बढ़ोतरी की गई। बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए इस वर्ष पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1% से बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद GDP का 3.4% होगी। अगर रेलवे सेक्टर की बात किया जाए तो लॉजिस्टिक कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए PM गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई। ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा, पत्तन संपर्कता गलियारा, अधिक यातायात वाले गलियारा। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। मेट्रो और नमो भारत आवश्यक शहरी रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक बन रहे हैं। विमानन क्षेत्र। पिछले 10 वर्षों में देश में हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई है? 149 हो गई है।
उड़ान योजना के अंतर्गत टियर 2 और टियर 3 शहरों को बड़े पैमाने पर हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहे हैं। देश की विमानन कंपनियों ने 1000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए हैं। अगर हरित ऊर्जा की हम बात करते हैं तो वर्ष 2070 तक नेट जीरो के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में किए जाने वाले उपाय इस प्रकार है। 1 गीगावाट की शुरुआती क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावना को संभव बनाने के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधियन की व्यवस्था की जाएगी। वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अमोनिया के आयात को भी कम करने में मदद मिलेगी। परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और घरेलू परियोजनाओं के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी में कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा। बायोमास के संग्रहण में सहायता के लिए बायोमास संग्रहण मशीन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार ई वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान कर ई वाहन इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए अधिक से अधिक संख्या में ई बस का इस्तेमाल को पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह योजना जैव अपघट्य बहुलक, जैव प्लास्टिक, जैव भेषज और जैव कृषि इनपुट जैसे पर्यावरण हितैषी विकल्प उपलब्ध कराएगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो 60 स्थानों में G20 बैठकों के सफल आयोजन से दुनिया भर के लोगों के समक्ष भारत की विविधता प्रस्तुत की गई। राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों को संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाना पर ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित की जाएगी। ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित की जाएगी। पर्यटन केंद्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों को वित्त पोषण करने के लिए राज्यों की मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा। निवेश की बात करते हैं तो वर्ष 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई का अंतर प्रवाह 596 अरब डॉलर रहा, जो वर्ष 2005 से 2014 के दौरान हुए एफडीआई अंतर प्रवाह के मुकाबले दुगना है। विकसित भारत के लिए राज्यों में विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जननांगीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति एसपीसी का गठन करेगी। राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 5.8% एवं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना 5.1% रहने का अनुमान है। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया है। पिछले 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना और रिटर्न दाखिला करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी है। सरकार करदाता सेवाओं में सुधार लाएगी। वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी 25,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक 10,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। इससे 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। सॉवरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31/3/2025 तक बढ़ाया गया। IFSCC इकाइयों की कुछ आय पर कर रियायत को 1 साल में बढ़ाकर 31/3/2024 से 31/3/2025 किया गया। अगर अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों की वर्तमान दरों की बरकरार रखने का प्रस्ताव किया है। जीएसटी ने देश में पूरी तरह बिखरी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया है। इस साल औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दुगना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपये हुआ है। जीएसटी कर आधार दुगना हुआ है। राज्यों की राज्य जीएसटी राजस्व वृद्धि अनुपात राज्यों के दी गई क्षतिपूर्ति सहित जीएसटी से पहले की अवधि 2012-13 से 2015-16 के 0.72 से बढ़कर जीएसटी लागू होने के बाद की अवधि जो 17-18 से
22-23 के दौरान 1.22 हो गया। जीएसटी से आपूर्ति श्रृंखला युक्ति संगत बनी। जीएसटी से व्यापार और उद्योग पर अनुपालन बोझ कम हुआ। उद्योग जगत के 94% उद्यमियों के अनुसार जीएसटी व्यवस्था काफ़ी कुछ सकारात्मक रही है। लॉजिस्टिक लागत और करों में कमी से वस्तु और सेवाओं के मूल्य घटने से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा है। पिछले वर्षों के दौरान कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने के प्रयास क्या क्या किया गया कि वित्त वर्ष 2013-14 में जहां 2.2 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त थी, वहीं अब 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देनदारी नहीं है। खुदरा व्यवसाय के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया है। पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये किया गया है। वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर दर 30% से घटाकर 22% की गई है। विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर कर दर 15% रखी गई है। अब बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च किया है, जो टॉप 4 में देखते हैं। मनरेगा पर सबसे ज़्यादा 86,000 करोड़ रुपया, मनरेगा पर 86,000 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री आवास योजना पर कितना है? 80,671 करोड़ रुपया, 80,671 करोड़ रुपया। जल जीवन मिशन पे कितना है? तो यह है 70,163 करोड़, 70,163 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान है, तो वो है 60,000 करोड़। कितना है? 60,000 करोड़। बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय क्या है? परिवहन पे 5,44,039 करोड़, 5,44,039 करोड़। रक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा? तो 4,54,773 करोड़, 4,54,773 करोड़। स्वास्थ्य पे खर्चा किया जाएगा 90,171 करोड़, 90,171 करोड़। शिक्षा पे 1,24,638 करोड़, 1,24,638 करोड़। बजट 2024-25 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च, जो कि टॉप 5 को यहाँ दिया गया। रक्षा मंत्रालय पे 6.21 लाख करोड़। कितना है? तो 6.21 लाख करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 2.78 लाख करोड़। रेल मंत्रालय पर 2.55 लाख करोड़। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पे 2.13 लाख करोड़। और गृह मंत्रालय 2.03 लाख करोड़ रुपया। अब आइए कुछ प्रमुख अंतरिम बजट 2024-25 से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, जो एमसीक्यू के फॉर्म में है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है अंतरिम बजट 2024-25 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 फरवरी 2024 को। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में किन वर्गों पर फोकस किया गया है? तो गरीब, युवा एवं किसान, महिलाएं, ये चारों पे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी से, गरीब, युवा एवं किसान, महिलाएं, सभी पे। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 का बजट आकार कितना है? बजट आकार कितना है? तो इसका आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन सी, 47,65,768 करोड़, 47,65,768 करोड़। वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 36,54,657 करोड़, 36,54,657 करोड़। वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? राजस्व प्राप्ति का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30,01,275 करोड़, 30,01,275 करोड़। राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान था? तो 36,54,675 करोड़। निम्नलिखित में कौन सा कथन की चर्चा बजट भाषण 2024-25 में की गई? तो आइए देखते हैं। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता मिली है, बिल्कुल सही। पीएम जनमन योजना कमजोर आदिवासी समूहों पर फोकस है, बिल्कुल सही। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद मिल रही है, तो ये भी सही है। कितने व्यवसायों को? 18 व्यवसायों को। आंसर हो जाएगा इसमें से कौन? डी, इनमें से सभी। बजट 2024-25 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पिछले 10 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से 10 करोड़ लोग बाहर आए हैं, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 करोड़ लोग बाहर आए हैं, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण मंजूर किए गए हैं, बिल्कुल सही।
स्किल मिशन इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, ये भी सही। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे पर कुल कितना व्यय रखा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2.55 लाख करोड़। कितना? 2.55 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.0%। कितना? 2.0%। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 16,85,494 करोड़। 16,85,494 करोड़। वित्त वर्ष 24-25 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है, प्राथमिक घाटा का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीडीपी का 1.5%, 4,95,054 करोड़। 4,95,054 करोड़। तो आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। वित्त वर्ष 24-25 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11,11,111 करोड़। पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान कितना है? 11,11,111 करोड़। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है, पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17,64,494। 17,64,494। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70,163 करोड़। 70,163 करोड़। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है मनरेगा के लिए? आंसर हो जाएगा ए 86,000 करोड़ रुपये। कितना? 86,000। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5.1%। कितना? 5.1%। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5.8%, और 2024-25 के लिए कितना है? 5.1% का अनुमानित है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17,34,773 करोड़। 17,34,773 करोड़। अगला है अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को साकार बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में मदद की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 करोड़। रूफटॉप सोलराइजेशन के तहत कितने करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? रूफटॉप सोलराइजेशन के तहत कितने करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 करोड़ घरों का। कितना? 1 करोड़ घर का। आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ कितने करोड़ रुपये को कोष स्थापित करेगी? आर्थिक उन्नति के रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ कितने करोड़ रुपये का कोष स्थापित करेगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 लाख करोड़ का। अंतरिम बजट के अनुसार कितने समान रेलवे डिब्बों की वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा? अंतरिम बजट के अनुसार कितने समान रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40,000। अंतरिम बजट में पेशेवरों के लिए नई अनुमानित कराधान सीमा क्या रखी गई है? अनुमानित कराधान सीमा क्या रखी गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75 लाख। अंतरिम बजट में खुदरा व्यवसायों के लिए बढ़ी हुई अनुमानित कराधान सीमा क्या रखी गई खुदरा व्यवसायों के लिए? सही जवाब है ऑप्शन बी 3 करोड़। कितनी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ENAM में एकीकृत किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1361। कितना? 1361। अगले 5 वर्षों में PM आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने और मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 करोड़ और, यानी 3 करोड़ बन चुका है, 2 करोड़ का और लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक GDP का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा लाने का लक्ष्य रखा है 25-26 तक, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.5% तक। कितने तक? तो 4.5% तक। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पूंजीगत व्यय में,
और इसका आंसर हो जाएगा ए 11.1%। 11.1%। सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए सरकार किस आयु वर्ग के बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेगी? सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं को। वर्ष 2014-23 के दौरान वर्ष 2014 से 23 के दौरान एफडीआई का अंतर प्रवाह कितना अरब डॉलर रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 596 अरब डॉलर। कितना? 596 अरब डॉलर। यह था अंतरिम बजट 2024-25 एवं उससे जुड़े कुछ प्रमुख एमसीक्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।